नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अपनी ब्लैंकेट रजाई को थोड़ा सा साइड करिए या फिर रजाई में ही बैठ के पढ़ाई करिए, लेकिन अपनी आंखों से नींद को भगाइए। सुबह की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ करिए और लगिए हमारे साथ करंट अफेयर्स को पढ़ने में। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे होंगे, कुछ लोग नींद में होंगे, कुछ लोग उठना ही नहीं चाहते होंगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो व्यक्ति इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, जो व्यक्ति जिसने नींद पर महारत हासिल कर ली होगी, जो अपने नींद को त्याग करके इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, ध्यान रखना विजेता वही बनेगा। तय ये आपको करना है दरअसल कि आपको आने वाले समय का विजेता बनना है, अर्थात अपनी सफलता को अर्जित करना है, या फिर यूं ही नींद में अपने आप को समेट करके अपने समय और अपने भविष्य को बर्बाद करना है। यह आपके हाथ में है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कहा जाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो यह तय करना है कि आप अपनी जिंदगी को, आप अपने रास्ते को, अपने मुकाम को किस ओर ले जाना चाहते हो। तो ध्यान रखना, आरओ का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय पुनः से मिल गया है और अगर आप यूं ही सोते रहोगे, ध्यान रखना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब आप लोग अपने को बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी में लगाइए, क्योंकि ध्यान रखना सफल वही होगा जो भले ही धीरे चल रहा होगा, लेकिन जो लगातार चल रहा होगा, जो हर दिन प्रतिदिन पढ़ रहा होगा, जिसने कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी को मेंटेन किया होगा, असल में विजेता वही होगा। यदि आपने अपने कदमों को रोक लिया, यदि आप आलस में आ गए, ध्यान रखना एक लंबे समय से जो आप तैयारी कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जिस क्रम में, जिस ऊर्जा, जिस क्षमता के साथ आप लगातार पढ़ाई पहले कर रहे थे, उसी एनर्जी के साथ जो है आपको लगातार पढ़ाई करते रहनी है। डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना है। बहुत सारे लोग केवल पीडीएफ से काम चला रहे हैं। भैया जी, जो लोग देखो, ऐसा है ना कि पीडीएफ में सिर्फ वही कंटेंट रहता है जो मैं टाइप करता हूं। बहुत सारी बातें जो मैं आपसे 1 to 1 बात करता हूं, बताता हूं, समझाता हूं, वह बातें दरअसल पीडीएफ में नहीं होती हैं। और मेरे द्वारा बताई गई बातें दरअसल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आपका फोकस चाहे आरओ का होगा, चाहे पीसीएस का होगा, यूपीएससी का होगा, या फिर किसी वनडे एग्जाम का होगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। तो आज है बेसिकली क्या, 4 दिसंबर, और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को सूचना लगातार मिल रही होगी कि यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के नाम से एक कोर्स लॉन्च हो चुका है डिकोड एग्जाम पर, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। आप सभी टीचर्स से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, मेरे द्वारा भी आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, चाहे वो इंटरव्यू की गाइडेंस हो, मेंस के साथ में आपकी प्री की तैयारी हो, आपका सीसैट का पेपर हो, आपका निबंध और हिंदी का पेपर हो, सभी चीजें दरअसल आपको कराई जाएंगी। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका होगा, डेली आपकी क्विज होगी, आपका प्री का पीवाई क्विज, आपका मेंस का पीवाई क्विज, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और उसके लिए आप चाहें तो जो ये दिया गया नंबर है 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप जो है कांटेक्ट करके अपने डिटेल्स को, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक सबसे अच्छी इस बात इस कोर्स में है कि यदि आपने कोर्स को ज्वाइन करके जो भी आपने फीस सबमिट की होगी, अगर आपने पीसीएस मेंस परीक्षा को उत्तीर्ण करके इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आती है, तो आपकी सारी की सारी फीस रिटर्न कर दी जाएगी एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड। तो बहुत बड़ा ऑफर है आपके सामने। आपको तय करना है कि आपको क्या कुछ करना है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो उन्हें साकार करने के लिए आप आगे आइए और अपने सपने को साकार करिए। तो ये हो गई कुछ न्यूज। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ शंका है, किसी एग्जाम को लेकर के आपके मन में डाउट है, खासकर पीसीएस को लेकर के, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल का लिंक दिया गया है, वहां पर गूगल फॉर्म फिल करिएगा और उसके माध्यम से आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। जब गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो उसके बाद आपको जो है कॉल आएगी मेरे द्वारा या किसी अन्य टीचर के द्वारा, जो आपकी सभी शंकाओं का क्या करेगा, समाधान करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग करते हैं फटाफट कल का रिवीजन। अपनी आंखों को बंद करिए या अपने रखिए सामने एक कॉपी, और जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तुरंत आपको उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि कल ही आपने इस प्रश्नों को पढ़ा हुआ होगा। राइट, चलिए सबसे पहले, हाल ही में किसके द्वारा संधारिता और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधान पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा, आप सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट है,
नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ। तो नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV वायरस से होता है, मैंने कल आपको बताया था। टारगेटेड जो इसकी सेल होती है T4 लिम्फोसाइट होती है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। राइट। नेक्स्ट है हाल ही में पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हो गया है और उन्हें किस वर्ष बेसिकली पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2020 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर महाबोधि महासम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, तो यह किया गया बेसिकली आपका मध्य प्रदेश में, आप सभी लोग को पता होगा, सांची के स्तूप में। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार और किस संस्था ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, तो बेसिकली वो क्या है, वो केंद्र सरकार और ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक जो है उसके मध्य में जो है हस्ताक्षर किया गया है। और बाकी हमने आपसे कल कहा था कि एशियाई विकास बैंक के बारे में कई बार शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है भाई साहब, क्या शॉर्ट नोट्स यूपीपीसीएस के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लेना है। और ADB की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपने आज आंसर भी दिया है। और ध्यान रखिएगा कि ADB से प्री में परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है 2024 में BSF अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है, तो मना रहा है अपना 60वां। हमने कल आपको इसके बारे में बताया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी, कल हमने आपको बताया था। और ये जो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग है, अभी हाल ही में 2025-26 के लिए भारत को पुनः से इसमें सम्मिलित किया गया है, इसीलिए यह आयोग चर्चाओं में रहा है और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नया टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर भारत का सम्मान होता है या किसी अन्य गतिविधियों के माध्यम से भारत को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। राइट, चलिए अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भैया जी लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, बहुत जरूरी चीज होती है। हो सकता है कि आपके द्वारा कमेंट किया गया प्रश्न ही आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा वह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और अगर मैंने कुछ प्रश्न पूछा, आपने उसका आंसर नहीं दिया, वही प्रश्न आ गया, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप जो है हर बार पछताओगे, और उसी एक क्वेश्चन से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये पछताना बहुत हो जाएगा। इसलिए शर्म थोड़ा सा हटाओ। कुछ लोग बहुत डरते हैं कमेंट करते हुए, भाई साहब ऐसा है, कमेंट किया करो, नहीं तो कल को बनना है आपको ऑफिसर, कल को समीक्षा अधिकारी आप बनोगे, कल को किसी अन्य बड़े पद पर जाओगे। तो अगर इसी तरीके से काम नहीं करोगे ना तो काम होगा नहीं आपका, ठीक है ना। तो कमेंट समेंट थोड़ा किया करो, थोड़ा एनर्जी आएगी, ठीक है, नहीं तो बैठे रहोगे तो बुत्ते जैसे बने, ठीक है। चलो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मंत्री एडल्फो उर्सो, कौन है एडल्फो उर्सो, भारत की यात्रा पर आए हैं। ये किसी देश के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, कहां के मंत्री हैं आपको बताना है। बेसिकली इटली के हैं, अमेरिका के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तो ये बेसिकली किसके हैं, इटली के वरिष्ठ मंत्री एडल्फो उर्सो भारत की भी यात्रा पर आए हुए हैं और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं, याद रखिएगा इसको। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में इटली के मंत्री कौन, एडल्फो उर्सो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, आप जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। तो इनसे उन्होंने मुलाकात की है और दोनों मंत्रियों के बीच हुई बैठक में किसके लिए क्या क्या हुआ है, विज्ञान यानी कि साइंस, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, और अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि जो आपका स्पेस जो रिसर्च होता है उसमें सहयोगी प्रयासों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि इस पर जो है बातचीत की गई है कि अलग अलग फील्ड में हम इस तरीके से किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुंबई, नई दिल्ली, देहरादून या फिर इंदौर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में बेसिकली जो अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसकी अभी बैठक संपन्न हुई है, राइट। चलिए, तो हाल ही में दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। और इस सम्मेलन को बेसिकली किसने संबोधित किया, भी संबोधन दिया था जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। उन्होंने कई बातें महत्वपूर्ण कही हैं। बातें कौन सी वो आपके लिए जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्या कहा
कि यूक्रेन संघर्ष, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे और यूक्रेन संघर्ष पर आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो इसको तुरंत आप लोग क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा। जरा पेन उठाओ फटाफट, आप लोग बैठे हो, देखो मैं सारा कुछ देख रहा हूं, ऐसे फोन रखे हुए हो, आराम से ऐसे देख रहे हो, धीमे रहे, पेन उठाओ फटाफट, चलो उठाओ पेन, और जब मैं बोल रहा हूं उसको नोट करो। मेंस के पर्सपेक्टिव से यूक्रेन संघर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फट से पीसीएस वाला अभ्यर्थी नोट करो इसको तुरंत। दूसरा, अमेरिका चीन की कड़वाहट, यानी कि अमेरिका चीन का जो संबंध है ये क्या है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग अप्रोच का रहता है, यानी कि अमेरिका और चीन की नहीं पटती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, मजेदार बात यह है कि जरा समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं समझाने जा रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार क्या समझाएंगे, बकवास आदमी, पागल आदमी है। भाई समझ लो, नहीं समझाएगा कोई, ठीक है। बहुत काम की आपकी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जितना समझोगे ना उतना क्या होगा, मजेदार चीजें होंगी आपके साथ, और बहुत अच्छा लगेगा कि क्या कुछ मैं समझाता रहता हूं। अमेरिका है, फिर क्या है, भारत है, ठीक है, और फिर क्या है, चीन है, ठीक है। जरा बात समझना, अमेरिका और इसकी पट्टी नहीं है आजकल, बिल्कुल नहीं पटती है, पट्टी ही नहीं है। लेकिन भारत का संबंध अमेरिका के साथ क्या इस समय बहुत बढ़िया है, ठीक है। और चीन भी इससे क्या है, इससे मामला इसका गड़बड़ रहता है, चीन और भारत का। इसकी पटती है, किसकी भैया, इसकी पटती है, अमेरिका की और भारत की पटती है बहुत ज्यादा। लेकिन ये क्या है, ये गजब आदमी है। ये गजब आदमी इसलिए है कि इसके कारनामे चीन के ना बड़े गजब होते हैं, कभी कुछ भी करता है, ठीक है। अमेरिका भारत के संबंधों को मजबूती मिलने से क्या होता है, चीन में प्रॉब्लम होती कहीं ना कहीं, क्योंकि चीन कैसा है, चीन की जो नीतियां हैं बेसिकली विस्तारवादी नीति है, यानी कि ये अपना कार्यक्षेत्र, अपना बिजनेस और बाकी चीजें क्या चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और ध्यान रखना कि आने वाले समय में सुपर पावर के रूप में अगर कोई कंट्री उभर रही है तो वह है आपका सुंदर सा प्यारा सा देश, कौन सा, भारत। और चीन यही नहीं चाहता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, क्या जो सुरक्षा परिषद है, क्या जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उसमें भारत को शामिल करने की बात कही जा रही है। लेकिन चीन के अड़ंगे की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में भारत सम्मिलित होता है तो ऐसे में भारत का दबदबा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर, वैश्विक क्षेत्र पर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। और चीन जो अभी आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत के आगे बढ़ने से चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं क्या होंगी, उस पर विराम लगेगा, क्योंकि कई सारे मुद्दों पर खुलकर बोलने का मौका दरअसल भारत को मिल जाएगा। और दूसरी तरफ भारत और जो अमेरिका है इसका संबंध बढ़िया है, और चूंकि अमेरिका सुपर पावर है, ऐसे में कहीं ना कहीं चीन को इस बात का डर अक्सर लगा रहता है कि यदि सपोर्ट इसी तरीके से भारत को मिलता रहा तो वो बैकफुट पे आ जाएगा, और जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो भारत का सपोर्ट करके, जो कि ऑलरेडी कर रही हैं, चाहे ब्रिटेन हो, रूस हो, सभी कंट्रियां भारत का सपोर्ट करती है। ऐसे में चीन को कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दों पर दरअसल क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। और कई सारे दृष्टिकोण से, चाहे वो व्यापार के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पर्यावरणीय दृष्टि से हो, भारत कई मुद्दों पर चीन से आगे निकल रहा है। और ऐसे में यह बात दरअसल चीन के लिए चिंताजनक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल जब रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सारे मुद्दों को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए न्यूज़पेपर जरा पढ़ा करो, ध्यान से केंद्रित किया करो। अभी हाल ही के दिनों में आपको मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और योजना कुरुक्षेत्र जो हमने आपसे कहा था कि दिवाली के बाद हम शुरू करेंगे, वो मैं जल्द ही संभवतः 2 से 3 दिन में शुरू कर दूंगा। तो सारे आर्टिकल्स को आप लोग जरूर देखा करिएगा, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा एक मैंने हिंट आपको दिया कि किस तरीके से आपको समझना है। चलिए, तो क्या हुआ, यूक्रेन संघर्ष जो कि आपको पढ़ना है, समझना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमेरिका चीन की कड़वाहट, यानी कि जो अमेरिका चीन का संबंध है, और अमेरिका चीन के संबंधों के बिगड़ने से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपको क्या है समझना है, ठीक है। और ग्लोबल साउथ के देशों में क्या है, मुद्रा का मुद्दा, करेंसी का भी चल रहा है, मुद्रा स्फीति आप लोग सभी जानते होंगे, इन्फ्लेशन हो रहा है मनी का। और ऋण का जिक्र करते हुए श्री जयशंकर ने अधिक सहयोग की आवश्यकताओं पर बल दिया, यानी कि जो जिन बातों पर एस जयशंकर ने हाईलाइट किया है, दरअसल वह चीजें क्या हैं आपके लिए जरूरी हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, चर्चाओं में अक्सर रहता है, ये कई सारे इस पर जो है मीम्स वगैरह बनते रहते हैं, ठीक है। हालांकि बड़ी अच्छी योजना थी केंद्र सरकार की। आपको बताना है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, 2014, 2016, 2019 या फिर 2021। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा, 2016
खासकर जो बलिया वाले होंगे लोग, बलिया वाले लोग जो है बहुत बेहतर ढंग से जानते होंगे, क्योंकि 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलिया से ही दरअसल उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब चर्चाओं में क्यों है भैया? चर्चाओं में इसलिए ही है बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एलपीजी की जो पहुंच है 2016 में 62% से बढ़कर के अब लगभग सभी के पास जो है ये उज्ज्वला योजना का जो लाभ पहुंच चुका है, यानी कि एलपीजी कनेक्शन सभी को मिल चुका है। इसलिए अभी क्या है, चर्चाओं में है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय द्वारा इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। बलिया वाले खुश हो गए होंगे, बलिया वाले बड़े तेज होते हैं भाई साहब, अच्छे होते हैं, मतलब तेज नहीं, स्मार्ट होते हैं। ठीक है, चलो, सरस फूड महोत्सव का आयोजन किया गया, कब किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, हरदोई, बहराइच, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली जो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली वाले जो सीपी में रहते होंगे ना, कहां पर? सीपी। बताओ भैया, नई दिल्ली में सीपी किसको कहते हैं? मुखर्जी नगर वाले, वजीराबाद वाले, कनॉट प्लेस वाले, और क्या है आजकल तो कोचिंगें चली गई हैं नोएडा में बहुत सारी। ठीक है, तो नोएडा वाले जरा बताओ सीपी क्या है? तो सीपी है कनॉट प्लेस। घूमने जाते होंगे दिल्ली वाले, मैं जानता हूं, पक्का जाते होंगे। कनॉट प्लेस बढ़िया प्लेस है आपका, जैसे लखनऊ में आपका हजरतगंज है, वैसे दिल्ली में क्या है? कनॉट प्लेस है, राइट। और जैसे कि इलाहाबाद में क्या है आपका? सिविल लाइन या फिर कटरा आप कह लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही। और लखनऊ में आपका कपूरथला या फिर हजरतगंज। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में सीपी में अर्थात कनॉट प्लेस पर दरअसल सरस फूड महोत्सव का भी हाल ही में क्या हुआ है? आयोजन किया जा रहा है, राइट। चलिए, मंत्रालय जो इसको आयोजित कर रहा है वो कौन सा है? वो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बेसिकली ये सरस जो महोत्सव है वहां पर आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति और खान पान की विविधता को क्या करना? प्रदर्शित करना। और आपको पता होगा कि भारत में खान पीन से लेकर के जितने भी चीजें यहां पर मौजूद हैं उसमें विविधताएं बहुत पाई जाती हैं, चाहे धर्म हो, चाहे जातियां हो, खान पीन हो, वनस्पतियां हो, मौसम हो, सभी में विविधताएं पाई जाती है। इसीलिए भारत अपने आप में क्या है? बहुत ही अच्छी कंट्री है अपने आप में, और यहां पर सभी चीजें बड़ी अच्छी से सर्वाइव कर जाती हैं, राइट। इसके अलावा इस महोत्सव में देश के 25 राज्यों के 30 स्टॉल पर 300 से अधिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो दिल्ली वाले अगर व्यंजनों के शौकीन हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग कनॉट प्लेस पर जाकर के इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 में भोपाल गैस त्रासदी। सभी लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि कितने साल पूरे हो गए हैं? 30 साल, 35 साल, 40 साल या फिर 45 साल? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2024 में कौन से कितने साल इसके पूरे हो गए हैं? भोपाल गैस त्रासदी के बचपन से आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इसके पूरे हो गए हैं भैया 40 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है ना। अब बताओ मुझे कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, जिसके 40 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं, कौन सी ऐसी गैस थी जो लीक हो गई थी और किस कंपनी में लीक हो गई थी? वह जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था MIC। क्या आप सभी लोग जानते होंगे, और अक्सर यह प्रश्न में आपके पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो यहां पर लिखा भी है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मजेदार बात यह है कि जो कंपनी है इसका क्या नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके नाम में ही इस चालाकी छिपी हुई है। दरअसल कहा गया था कि ये इंडिया की कंपनी है, लेकिन ना, ये इंडिया की कंपनी नहीं थी, ये शायद अमेरिका या शायद ब्रिटेन की, आई थिंक अमेरिका की शायद कंपनी थी, क्योंकि शायद इसका नाम आई थिंक अमेरिकन यूनियन कार्बाइड लिमिटेड था, इसका एग्जैक्ट नेम जहां तक मुझे शायद पता है। ठीक है, अमेरिकन यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, शायद आई थिंक यही नाम था इसका। ठीक है, मतलब कि गजब है। जैसे कि अगर आप लोग एक नाम सुनते होंगे हिंदुस्तान करके एक नाम है, देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है, आपको लगता होगा कि इंडिया की कंपनी है, बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है वो कहां की है? अमेरिका की है। ध्यान रखना, भारत के मार्केट के लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है। जो चीजें सब जगह बैन होती हैं, जो सब जगह प्रतिबंधित होती हैं, वही यहां पर क्या होता है? खुले में धड़ल्ले में बिकता है। चाहे आपको कैंट का आरओ का वाटर हो, बड़े चस्के से आप सभी लोग पानी खूब पीते होंगे आरओ का। एक बार जरा ध्यान रखिएगा कि आरओ वाटर बेसिकली आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ध्यान रखिएगा।
ये बात बड़े सिंसियरिटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर उसके वाटर के मेजरमेंट अगर उसको सही तरीके से नहीं किया गया है, अगर उसका डीओ से लेकर जो भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं अगर नहीं चेक किया गया है, इट्स वेरी आरओ वाटर इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ध्यान रखना, जोड़ों का दर्द बहुत होगा। सबसे अच्छा है कि अगर पानी आपके यहां गंदा आता है तो उस गंदे पानी को पीने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसको बॉयल करिए और ठंडा करिए और वो पी लीजिए। आरओ का वाटर भाई साहब बहुत बहुत खराब होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वाटर पर मेरी रिसर्च रही है, ठीक है, मुझे पता है कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें होती हैं प्लीज। और बड़ी बड़ी कंट्रीज में भैया आरओ का पानी बिकता है नहीं, देखो सीधी सी बात है, वहां पे ये मशीन ही नहीं बिकती जो आपके यहां लगी होती है, ठीक है, आरओ नहीं लगा होता है, तो ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है, बहुत लालच में मत आइएगा, ठीक है। कई सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं, जैसे कि एक साबुन है, मैं यहाँ पे पब्लिकली नाम है उसका नहीं लूंगा मैं, वो साबुन भी बहुत हार्मफुल होता है, बेबी के लिए लगाया जाता है, बच्चों के लिए लगाया जाता है, ठीक है, हालांकि उसको बाद में बैन कर दिया गया। तो जरा पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, थोड़ा सा अवेयर रहा करिए अपनी चीजों को लेकर के, नहीं तो ऐसे बेवकूफ बनते रहोगे और समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी, राइट। चलिए, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन इसका रियल नेम शायद अमेरिकन यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी। इसके जो दोषी लोग थे उनको आज तक सजा नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें, क्योंकि देश ऐसा हमारा है कि यहां के लोग अजूबे हैं और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, ठीक है। और आज भी दरअसल यहां पर जो इसके मलबे हैं वो भी आज जो जहरीले पदार्थ हैं वो आज भी वहीं पर क्या है, डंप है, आज भी वहां पर पड़े हैं और इसका इंपैक्ट अभी भी कहीं ना कहीं वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का कहां संपन्न हुआ ये, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ये बेसिकली अभी जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर, इसका कहां पर जो है संपन्न हुआ, तो ये हुआ बेसिकली महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और महाराष्ट्र में कौन सा प्लेस है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, याद रखिएगा। कब से कब तक भैया, 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2024 के मध्य में। डेट जरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा, यह सैन्य अभ्यास भारतीय सेवा नहीं भैया, भारतीय सेना होगा, क्या ही लिख जाता है, भारतीय सेना, क्या भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच में संपन्न हुआ। यह दोनों देशों के बीच में, किसके, यानी कि जो आपका सिंगापुर है और भारत है, तो यह दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय क्या है, अभ्यास है, यानी कि दो देशों के मध्य में यह अभ्यास किया जाता है, राइट। और संयुक्त अभ्यास हो, यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, अक्सर वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे अभ्यास को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ, नई दिल्ली, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर। तो यह हुआ आपका कहां पर, यह भी हुआ आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारी चीजें आपके नई दिल्ली में होती हैं, ठीक है। नई दिल्ली में ही परिवर्तन भी होता है, नई दिल्ली में करप्शन को दूर करने के लिए आंदोलन भी होता है, नई दिल्ली में नई पार्टी बनती है, नई दिल्ली में बहुत सारी पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। नई दिल्ली बड़े कई सारी चीजों का सूत्रपात है। नई दिल्ली में लड़के बिगड़ते और बनते भी हैं, नई दिल्ली से ही आईएएस बनते भी हैं, और वहां पर जिंदगियां बर्बाद भी होती हैं कई बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब भी पढ़ने लिखने आप लोग बाहर जाइए तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कब से कब तक हुआ, तो 4 से लेकर के 6 दिसंबर 2024 के मध्य में, यहां पर 2024 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह जो है, जो आयोजन है बेसिकली प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मेजबानी की अगर बात करते हैं तो वो किया जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, यानी कि जो इसको हम लोग आईएमडी बोलते हैं, उसके द्वारा आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, मोटो है सैटेलाइट द्वारा, किसके द्वारा, सैटेलाइट द्वारा अवलोकनों के महत्व को क्या करना, प्रसारित करना, यह था इसका क्या मोटो बेसिकली, ठीक है। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया था, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया था, 2 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो यह मनाया जाता है बेसिकली कब मनाया था, ये बेसिकली 2 दिसंबर को। और यहां पर जो मैंने प्रश्न अभी आपको कराया था, ये वाला मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला, ये देखिए, क्योंकि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये 3 दिसंबर, ये 1 मिनट, ये शायद आप लोग यहां पर आई थिंक इस डेट को जरा कंफर्म करिएगा, आई थिंक शायद 2 होना चाहिए, ठीक है, 2, ठीक है, 2 या 3 एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो 1984 में जो त्रासदी हुई थी, उसी के याद में बेसिकली जो है ये आपका जो ये डे है, कौन सा, ये वाला आपका
ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलो तो 2 दिसंबर, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और मनाए जाने का कारण क्या है कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी के याद में। और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, वो भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और अगर हम बात अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस की करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को महासभा द्वारा अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। यह कन्वेंशन 2 दिसंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को, ठीक है, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलो बाकी अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? आज ही मैंने इसको कराया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर देंगे, बलिया वाले जो लोग हैं वो उसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। जरा बताओ भैया कि 2016 में इसका शुरुआत हुई थी, 2019 में या फिर 2022 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताइए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। चलो बाकी ये आप इससे परिचित होंगे, अभी डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ यूपीपीसीएस वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर आपको 9000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। 3 टाइम्स आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ अभी टेस्ट की मिलेगी आपको। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें 15 आरओ का टेस्ट, 10 पीसीएस का टेस्ट और 5 सीसेट के मिलेंगे। और जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है, आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दिन आपके पास बहुत कम है और ऐसे में आपके लिए समझदारी है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जुड़ना है इससे तो आप वीडियो टेस्ट लिखिएगा व्हाट्सएप पर, और उसको लिख करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9506742546 पर या फिर 6307495944 पर, ठीक है। तो ये सोचना थी। बाकी आज आपके लिए एक निबंध का प्रश्न है जिसको आपको लिखना है कि औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरणीय विकास, इस पर आपको निबंध लिखना है। क्या? औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरणीय विकास। अच्छा निबंध है और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बाकी अभी आरओ से मेरे विनती है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा नींद से उठिए, आपके पास समय है भी, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, लगातार पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत होती है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा मोबाइल नंबर है आप उस पर भी मुझसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी सी कि लगातार पढ़ाई आपकी होती रहनी चाहिए। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।